किंग्स ऑफ वासेपुर, जिसके 2 पार्ट 2012 में आए थे और तब से अब तक इसे कल्ट क्लासिक फिल्म कहा जाता है। और कई फैंस की उम्मीद थी कि पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा, कि कहानी कुछ ऐसे ही मोड़ पर एंड करी गई थी। और कमाल की बात यह है कि 2016 में पार्ट 3 का प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ था और लॉकडाउन आते आते उस पर स्टोरी का काम भी शुरू हो गया था। पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, अनुराग कश्यप ने कम्प्लीटली इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और एक बहुत ही बड़ी लड़ाई शुरू कर। अब पार्ट 3 का प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ, इसका जवाब हमें मिलेगा कि कैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया गया। के बाद फिर उन्होंने बोला कि वासेपुर 3 बना, तू डायरेक्ट कर। एक दो फिल्में हैं जो भी लिख रहा हूँ मैं और लिखा रही हैं यहाँ पर ऑफिस में, जिसमें एक तो वासेपुर भी है। वासेपुर 3 का हमारा भी बहुत मन था, हमारी टीम का भी बड़ा मन था। और मुझे जहाँ तक याद है, लॉकडाउन के टाइम पे एक बार अनुराग सर का कॉल भी आया कि भाई इसको बनाना है। जीशान कादरी, जिन्होंने किंग्स ऑफ वासेपुर की स्टोरी लिखी थी और फिल्म के अंदर उन्होंने डेफिनेट का कैरेक्टर भी प्ले किया था, और इस फिल्म को उन्होंने इसी बेसिस पे दिया था कि मुझे डेफिनेट का रोल चाहिए। और यही नहीं, उन्होंने कहानी में पहले सरदार खान का नाम जीशान खान रखा था, जिसे मनोज वाजपेयी ने बाद में चेंज करवाया। तो 2007 में जीशान मुंबई आए और उसके बाद में स्ट्रगल शुरू कर दिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें भी हीरो ही बनना था, और उसी हीरो की दौड़ में उन्होंने देखी सिटी ऑफ टॉय। और जब उस फिल्म को देखकर वो वापस अपनी खोली में लौटे, तब उन्होंने अपने आप से कहा कि यार इससे ज्यादा खतरनाक लोग तो हमारे वासेपुर में हैं। और फिर उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना वासेपुर की कहानी को मैं लिखूं, और तब उन्होंने किंग्स ऑफ वासेपुर की स्टोरी को लिखा। सबसे पहले स्टोरी उन्होंने हंसल मेहता को सुनाई थी, बट प्रोड्यूसर के ना मिलने की वजह से हंसल मेहता ने मना कर दिया। और एक दिन ब्लैक फ्राइडे देखते देखते उनके दिमाग में ख्याल आया कि यार मेरी फिल्म को इसी फिल्म का डायरेक्टर डायरेक्ट कर सकता है, और वो डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप। जब अनुराग कश्यप से वो मिलने के लिए गए, तब उन्होंने कहा कि ये ट्रू स्टोरी है। तब अनुराग कश्यप ने कहा कि ठीक है, प्रूफ ला के दो। सेकंड डे वो न्यूज़पेपर्स की कटिंग अनुराग कश्यप को दिखाई, और तब जाकर अनुराग कश्यप ने कहा इस फिल्म को तो मैं नहीं बना रहा हूँ। और फिर हमारे सामने आया वायाकॉम एक्टिंग। एक्चुअली में वायाकॉम अमेरिकन कंपनी है, जिसने 2007 में इंडिया में नेटवर्क 18 के साथ में टीम अप करके वायाकॉम 18 को इंडिया में लॉन्च करा था। इसके और भी कई सारे चैनल है, जैसे निकलोडियन, MTV और कलर्स ETC। अब मैंने क्यों बैकग्राउंड दिया, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायाकॉम ने इसे प्रोड्यूस किया, और किंग्स ऑफ वासेपुर दोनों पार्ट 18 करोड़ में कंप्लीट हो, और 58 करोड़ की दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। बट स्टिल स्टूडियो के लिए ये फिल्म डिजास्टर थी और फ्लॉप थी। अब अनुराग कश्यप ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और वो आगे बढ़ गए। बट आपको थोड़ा सा मैं मूवी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता हूँ। वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है होम वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा होता है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। अब देखिए, टेलीविजन पर तो ये फिल्म आ नहीं सकती क्योंकि ये A सर्टिफिकेट के साथ में थी। उसके बाद में आते थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पे ये फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में बात आती है होम वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इंडिया में ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट हाँ एक लिमिटेड ऑडियंस होम वीडियोस भी देखना पसंद करती है। एंड फिर लास्ट ऑप्शन आता है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि OTT पर फिल्म को रिलीज करना, और जो इस OTT पर वो रिलीज होती है उस डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देता है, और यहाँ से पूरा खेल शुरू होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको किंग्स ऑफ वासेपुर का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे ये टाइप फिल्म बनी थी, हर OTT इसको लेना चाहता था। तो इंडिया में पहले नेटफ्लिक्स ने डील साइन करी, उसके बाद में Amazon प्राइम ने भी डील साइन करी। अब नेटफ्लिक्स ने भी डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दिया होगा, प्राइम वीडियोस पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उसका भी पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास में गया था। इवन यही नहीं, मूवी पर भी अवेलेबल है, और एप्पल TV से रेंट और परचेस करने का ऑप्शन भी देता है। मोटा मोटा ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि मूवी जैसे ही डिजिटल पर गई, मूवी ने उतना ज्यादा कमाई कर ली थी कि वो लोगों को पे कर सके। अब लोगों को पे करना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल फिल्म थी। ऐसे फिल्मों को बनाते समय एक्टर्स और क्रू को कहा जाता है कि देखो अभी हमारे पास में जितना हम उतना आपको दे देंगे, फिल्म जब रिलीज होगी और पैसा बॉक्स ऑफिस से कमाएंगे उसमें से आपको आपका परसेंटेज दे देंगे, और इन्हें कहा जाता है रॉयल्टी। और किंग्स ऑफ वासेपुर के जितने भी एक्टर लोग थे, इन सबको रॉयल्टी बेसिस पर रखा गया था। क्योंकि जो ऋचा चड्ढा थी उसे 2 लाख दिए गए थे, उमा को सिर्फ 75,000 रुपए दिए गए थे। तो इस तरीके से फिल्म को कंप्लीट किया गया था रॉयल्टी बेसिस पे। अब थिएटर पे फ्लॉप अनाउंस होने के बाद में रॉयल्टी मिलने के चांसेस थे नहीं। अब पैसा आने का चांसेस था कहाँ से, OTT से। क्योंकि OTT पर जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया, उनका फर्ज बनता है कि जितना उसने OTT से कमाया उसमें से रॉयल्टी निकाले और इन एक्टर्स और डायरेक्टर राइटर्स को दे। बट
वायाकॉम 18 ने कुछ भी नहीं दिया। अब अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर रॉयल्टी नहीं दे रहा है तो तुम क्या करोगे? तुम उससे लड़ोगे, अपना हक मांगोगे। जब अनुराग कश्यप ने बाकी एक्टर्स का हक मांगने के लिए गए तब वायाकॉम ने उन्हें क्या जवाब दिया कि देखो भैया, थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हमारे पास थे, पर जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन राइट है वो तो कलर्स के पास में, तो तुम कलर्स पे मांगो। और एक्चुअली में कलर्स किसकी कंपनी है? वायाकॉम 18। और कलर्स का कहना है कि भैया हमने ऐसा कोई कॉन्टेक्ट आपके साथ तो करा नहीं। और इस तरीके से अनुराग कश्यप के साथ में एक पूरा गेम खेला गया। और वायाकॉम 18 वो सीधी कंपनी नहीं है, इसने इससे पहले भी बहुत लोगों के साथ कर लिया है जो ऑफिशियली कोई भी अनाउंस नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल इनका क्या होता है कि ये कुछ मूवीज हिट होने के बावजूद उसे फ्लॉप डिक्लेयर कर देते और पैसा अपने पास में रख लेते ताकि रॉयल्टी या कुछ और पैसा हमें देना ना पड़े। साथ ही साथ अगर इन पर तुम कोर्ट केस करोगे तो इनका कोर्ट केस इंडिया से नहीं लड़ा जाता, विदेश से लड़ा जाता। बोले पहले तुम वहां जाओ, वहां पे कोर्ट केस होगा, वहां पे हियरिंग होगी और तुम अपना केस वहां से लड़ो। तो इंडिया में रहने वाले राइटर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के लिए ये कितना एक्सपेंसिव होगा। और कोर्ट केस की यही टेक्निक है, इतनी दूर जाकर लड़ो कि सामने वाला वहां आने में ही टूट जाए। और ये है वो मेन रीजन जिसकी वजह से गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 3 नहीं बन रहा है। क्योंकि जब वासेपुर से इन एक्टर्स को पैसा नहीं मिला तो अनुराग कश्यप ने उन्हें दूसरी फिल्म में ऑफर करी, बॉलीवुड के अंदर जिंदा रखा कि भैया मैं पैसा नहीं दे पाया पर मैं फिल्म देना तुम्हें चाहूंगा। उससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं 3 महीने 4 महीने पहले अनुराग सर का ही एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें अनुराग सर बोल रहे थे कि यार मुझे ये फिल्म बनानी नहीं। रीजन बिहाइंड इट कि वायाकॉम से उनका कुछ, क्योंकि आईपी दोनों के पास है, हम तो गरीब लोग थे, पैसा अपने लेकर। सीक्वल, रीमेक, इन्हें बनाने का राइट्स होता आईपीआर के पास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और जिसके पास में इसके 100% राइट्स होते हैं वो इस पर मूवी बना सकता है। अगर अनुराग कश्यप के पास में गैंग्स ऑफ वासेपुर के 100% राइट्स होंगे तो वो इस पर फिल्म बना सकता है। बट एक्चुअली में इस फिल्म के साथ में ऐसा है कि 50% आईपीआर वायाकॉम के पास में और 50% अनुराग कश्यप के पास में। यानी कि ना वायाकॉम अनुराग के बिना बना सकता है ना अनुराग बिना वायाकॉम के बना सकता। तो इसी कश्मकश में ये फिल्म उलझी हो गई। बट कुछ समय पहले अनुराग कश्यप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब मुझे पैसों की जरूरत होगी मैं पार्ट 3 बना दूंगा। मतलब वासेपुर 3 वगैरह टाइप मैं तब बनाऊंगा जब एक्चुअली कुछ है नहीं करने को, तो आप सिर्फ कैश कर रहे हो सर्वाइवल के लिए चीजों को। बट मेरा सवाल वही है कि अब अगर पार्ट 3 बना तो क्या वो मैजिक दोबारा रिक्रिएट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि अनुराग कश्यप के साथ में बहुत सी चीजें गलत चल रही है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वही होता है जब आदमी के पास कोई आइडिया नहीं बचता तो अपनी सक्सेसफुल फिल्म का सीक्वल बना देता है या रीमेक बना देता है।